दोस्तों आज है 18 जुलाई 2025 और दिन है आज शुक्रवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। थोड़ा सा मेरी तरफ से सॉरी है क्योंकि मैं टाइम में न्यूज़पेपर अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा डिले हो जा रहा है टाइम की कमी के चलते चलते। पहला जो आर्टिकल बड़ा वाला आज आया है वो बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से रिलेटेड है। अब आया है, कंटिन्यू आते जा रहा है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते जा रहे हैं। और बार बार यदि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो अच्छी बात यह है कि इससे जुड़े जो कुछ संवैधानिक प्रावधान हैं वो हमें आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटी का काफ़ी सारा हिस्सा हमारा कवर हो जाता है, जैसे कि चुनाव आयोग, इसके अलावा वोटर लिस्ट रिवीजन भी इसमें कवर हो जाएगा। राइटर का कहना है कि मैं सफल हूँ या नहीं, मैं अपने आप में इस चीज़ का आकलन नहीं कर सकता हूँ। साथ ही साथ किसी भी काम का कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये तो और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। सफलता पाने की इच्छा और उसे दिखाने की व्याकुलता दो अलग अलग चीज़ होती हैं। आज भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ट्राइलेमा में फंसा हुआ है, जिसको बोलते हैं त्रिविध संकट। 3 संकट उसके सामने हैं। एक तो बीजेपी, दूसरा पब्लिक, तीसरा सुप्रीम कोर्ट एंड चौथे नंबर में आ जाता है अपनी खुद की अंतरात्मा। ठीक है, विशेष रूप से 24 जून 2025 को जो डिसीजन उसने लिया है कि बिहार में हम इलेक्टोरल रोल्स की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, ये इसके बाद वो बहुत बड़ी समस्या में फंस गया है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर से एक बार टाले जा सकने वाले विवाद, जिसको बोलते हैं अवॉइडेबल इम्ब्रोगिलियो में फंस गया है। ये डिस्प्यूट है, करोड़ों मतदाताओं की चिंता जुड़ी हुई है। इसके साथ ही साथ जो स्वतंत्र पर्यवेक्षक हैं जो कि इस काम में लगे हैं, उनकी भी कुछ शंकाएं हैं। साथ ही साथ राजनीतिक दल इसके ऊपर अविश्वास कर रहे हैं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन खड़े किए हैं। हालांकि देखा जाए, राइटर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो काम किया है वो काम कोई छोटा मोटा नहीं है। शुरू से ही, जब से कहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये जिम्मेदारी मिली है चुनाव संपन्न कराने की, जिसमें उसने बोला था कि जो लोग नए ऐड होना चाहते हैं उनको ऐड करेंगे, इसके अलावा जिनकी डेथ हो गई है उनको हटा दिया जाएगा, या फिर जो लोग योग्यता नहीं रखते हैं उनके नाम हम काट देंगे वोटर लिस्ट से। मान लिया कि कुछ अपात्र लोग गलत तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। ये प्रक्रिया बहुत कठिन है, लेकिन इसके मूल उद्देश्य पर हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, इनसे विरोध क्यों झेलना पड़ रहा है? क्योंकि इसे आम नागरिकों पर एक इम्पॉसिबल डिमांड के रूप में देखा जा रहा है। मतलब राइटर का कहना है ये तो एक ऐसी कंडीशन हो गई है कि सालों से विवाह रिलेशन में रह रहे हैं, शादी हो गई है, अचानक से आप बोल दो कि शादी का सर्टिफिकेट लेकर के आओ, विवाह प्रमाण पत्र आप मांगने लग जाओ, ये बात यहाँ से उड़ गई। यदि कोई इंस्टीट्यूशन पूरे भारत में बहुत बड़े बड़े कामों को कर सकता है तो वो केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही है, क्योंकि 1950 के दशक में पहली बार वोटर लिस्ट तैयार करी थी। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, इसके बाद वोटर लिस्ट को फिर से बनाया। इन सब में ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कभी संविधान संशोधन की डिमांड नहीं करी थी, बल्कि चुनौतियों को एक्सेप्ट किया और उसको पूरा भी किया। जैसे कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों का वोटर लिस्ट तैयार करना, 10 लाख से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाना, 30 लाख ईवीएम को संभालना है, या फिर 18 लाख से अधिक चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ये सारे के सारे काम चुनाव आयोग ने बहुत ही सफलतापूर्वक तरीके से किए हैं। दुनिया भर की डेमोक्रेसी इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसके अलावा कॉन्सेंसस मॉडल को आदर्श मानते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटर का विश्वास, मीडिया का समर्थन चाहिए, नागरिक समाज मतलब सिविल सोसाइटी की सराहना और कोर्ट का सम्मान मिला है। इसी कारण तो हम इसको कभी कभी ना गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, जबकि कुछ लोग क्या बोलते हैं, सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं। इसी बैकग्राउंड में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अचानक बिहार में वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का निर्णय लिया तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। राजनीतिक विरोधियों ने इसे मास डिसफ्रेंचाइजमेंट बोला था। मतलब कि बहुत भारी मात्रा में वोटर्स को आउट कर देना वोट डालने से। लगभग यदि देखा जाए, ईसीआई ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि ये काम बहुत आसानी से हो रहा है, जबकि 8 करोड़ मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल हैं। ऐसा किसने बोला? चुनाव आयोग ने बोला।
चुनाव आयोग ने कुछ नियमों में थोड़ी बहुत ढील ज़रूर दी है। जैसे कि बोला जाता है कि 2003 के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है अपने माता पिता की 2003 की वोटर लिस्ट को बेस बना सकते हैं। इसके अलावा जो अधिकारी हैं उनको ये अनुमति मिली है कि बिना दस्तावेज वाला फार्म भी आप एक्सेप्ट कर लीजिए। इससे फार्म भरने की दर तेज़ हो गई है और ईसीआई ने इसे अपनी सफलता और लोगों का समर्थन बताया है। अब ये चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाई है कि जिनके पास दस्तावेज नहीं थे उनका क्या होगा, बीएलओ कैसे उसकी सिफारिश करेंगे। इसके अलावा ईआरओ या फिर एईआरओ बिना दस्तावेजों के किस आधार पर तय करेंगे कि व्यक्ति नागरिक है कि नहीं। यदि सुप्रीम कोर्ट के कहे अनुसार आधार, एपिक या फिर राशन कार्ड को दस्तावेज के रूप में आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इससे तो खाली आइडेंटिटी साबित हो रही है ना, सिटीजनशिप थोड़ी ना साबित हो जा रही है। इस चीज़ को भी क्लियर नहीं किया गया है। इस पोजीशन में हम फिर से उसी जगह लौट आए हैं जहां से शुरू किया था, बैक टू द स्क्वायर वन जिसको बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सफलता का मापदंड क्या होगा, कि कितने पूर्ण फार्म आए हैं, कितनों को दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, या फिर कितने व्यक्तियों को हटाया गया है जो कि योग्य नहीं थे, जो लोग मर चुके हैं, स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर 2 बार नाम जुड़ा है, तो उन्हें समान प्रक्रिया में हटाया जाना चाहिए था। इसके लिए इतना ज़्यादा आपने रिवीजन क्यों कर दिया, क्वेश्चन ये खड़ा होता है। यदि चुनाव आयोग ये मान लेना है कि 2003 की वोटर लिस्ट में जो लोग थे वे सब इंडियंस हैं, तो इसका क्या मतलब है, उन्हें नागरिकता कानून के अनुसार सरकारी मान्यता मिल जाएगी क्या? क्या सरकार इस मान्यता को एक्सेप्ट करेगी? व्यक्ति ना तो जन्म स्थान चुन सकता है, ना ही अपने जन्म या फिर नागरिकता का प्रमाण खुद बन सकता है। ये सब लीगल अथॉरिटी का काम है और यहाँ पर ईसीआई का कोई रोल कॉल नहीं है। कुल मिलाकर के अभी देखना ये है कि बिहार में ये प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से चलेगी कि नहीं चलेगी। ये पूरी कवायद किसके लिए संकट का संकेत बनेगी, चुनाव आयोग के लिए या फिर वोटर्स के लिए, ये अभी कहना चाहिए, इस पर क्वेश्चन खड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली बेस्ड है जम्मू एंड कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा प्रोवाइड करने से रिलेटेड। मतलब अभी जब से हमने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया है उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया है। अब यहाँ के लोगों की डिमांड है कि जल्दी से जल्दी जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा प्रोवाइड किया जाए ताकि यहाँ पर चुनी हुई सरकार हो। चुनी हुई सरकार होने का मतलब ये है कि लोकल लोग क्या चाहते हैं उन्हीं के बीच का प्रतिनिधि खड़ा होगा और उनकी बातों को सुनेगा। 16 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये बोला है कि आतंकवाद का सफाया जम्मू कश्मीर में सरकार की टॉप प्रायोरिटी है। शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी उधमपुर में पासिंग आउट परेड के अवसर पर उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से बोला कि वे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ताकि सिक्योरिटी थ्रेट्स का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा जो युवा लोग कट्टरपंथ बन रहे हैं, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, उसको बचाया जा सके। साथ ही साथ संकट की स्थिति में हम कैसे करके विजय पा सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने व्याख्यान दिया था। इसके अलावा उन्होंने जम्मू कश्मीर की पुलिस को मल्टी प्रोन्ड अप्रोच अपनाने की बात कही। मतलब इंटेलिजेंस, कम्युनिटी इंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी, इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ शामिल है और ये सब बीट पॉलिसिंग के आधार पर होगा। मतलब परंपरागत पैदल गश्त आधारित पुलिसिंग के बेस पर किया जाए। मनोज सिन्हा ने ये पूरी तरह से सही ही बोला है कि आतंकवाद से लड़ाई में लोकल पुलिस की भूमिका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये एक वेल एस्टेब्लिश फैक्ट होता है कि स्टेट की पुलिस ही आतंकवाद विरोधी अभियानों की मुख्य धुरी होती है। क्या होती है? फलक्रम होती है। सेंट्रल फोर्सेस जैसे कि आर्म फोर्सेस और सीएपीएफ केवल सप्लीमेंट हैं, सहायता बस करते हैं, लेकिन कभी भी राज्य पुलिस का स्थान वो नहीं ले सकती, सब प्लान्ड। स्थानीय पुलिस की सबसे बड़ी पावर ये होती है कि उनके जवान उसी क्षेत्र के रहते हैं, उन्हें वहाँ का पूरा टेरेन के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में गहराई से पता रहता है। इसलिए फ़ायदा किसको मिलेगा? वहाँ की लोकल पुलिस को मिलेगा। स्थानीय पुलिस के पास जो अनदेखी लेकिन मूल्यवान क्षमता है वो उनकी और स्थानीय जनता के बीच डीप रिलेशन है। इसी कारण उन्हें आतंकवादियों के बारे में हाई ग्रेड इंटेलिजेंस मिलती है जो जनता के बीच रह के काम करते हैं। क्या हम इस सच्चाई से मना कर सकते हैं कि 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के पीछे जो आतंकवादी थे वे आज भी फरार हैं? इसका रीज़न है ह्यूमन इंटेलिजेंस की कमी। अगर हम मान लें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस
पहले से होती तो शायद हमला रोक सकते। जब तक हम इस खामी को स्वीकार नहीं करेंगे, उससे सीखते नहीं और सुधार नहीं करते, तब तक भविष्य में आतंकी हमलों को टालना मुश्किल है। आतंकवादी हमलों को हम कम नहीं कर पाएंगे। आतंकवाद से लड़ने में इंटेलिजेंस की मूलभूत और निर्णायक भूमिका मानते हैं हम। ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का ब्रीड एंड बटर है, मतलब बेस है। और ये खुफिया सूचना ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, जिसे केवल स्थानीय समुदाय के साथ लंबे समय रिलेशन बना के उपस्थिति दर्ज करके ही हम इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। इस मामले में लोकल पुलिस की कोई तुलना नहीं कर सकता है। सेंट्रल फोर्सेस भले ही किसी क्षेत्र में लंबे समय से लगे हैं, तैनात हैं, लेकिन उन्हें समाज के साथ में जुड़ाव नहीं है। खुफिया सूचना एक कठिन प्रक्रिया है। इंटेलिजेंस गैदरिंग सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है। इसे ना तो एक रात में आप हासिल कर सकते हैं और ना ही इसे आप बाज़ार से खरीद सकते हैं। ये केवल मिलेगा आपको समाज के साथ में बातचीत करने से, घुलने मिलने से। आगे बोला जा रहा है कि स्टेट पुलिस के द्वारा जो खुफिया गुप्त सूचना प्रणाली है, इसको मजबूत करने के लिए यह फ़ायदेमंद होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो पोस्ट है वो फिर से चालू हो। ये क्या है, कुछ समय पहले इसको बंद कर दिया गया है। ये जो पोस्ट होती है, ये अधिकारी मैदान और समुदाय से सीधे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। इस पद को फिर से चालू करो, पूरे खुफिया तंत्र को, गुप्त तंत्र को रिविटलाइज करो, जिंदा करो। इसके साथ ही साथ विलेज डिफेंस कमेटी होना चाहिए, यूथ क्लब होना चाहिए। इनको इंसेंटिव दो ताकि वे संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें, विशेष करके उन क्षेत्र में जो कि ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज माने जाते हैं, जहां पर अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा पैदल गश्ती पुलिस की बात यहाँ पर करी जा रही है। पैदल गश्ती पुलिस को सभी कस्बे और शहर में मजबूत करना है। जब पुलिस की फिजिकल प्रेजेंस सड़क पर दिखती है ना, तो इससे जनता में ट्रस्ट बढ़ जाता है और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। श्रीनगर जैसे शहरों में जहां आतंकी खतरे लगातार बने रहते हैं, वहां वॉक द बीट, पैदल सेना जैसी पारंपरिक तरीकों पर दोबारा ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। स्टेट प्रेजेंस एंड कंट्रोल को बताता है ये चीज़ क्लियर। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, विशेष करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में हमारी हेल्प करेगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि इन टूल्स को मूल साधन मत मानिए, बल्कि ये ऑग्यूमेंट मानिए, मतलब सहायक मानो। जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहिए कि वो एक साथ मैन पावर और टेक कैपेसिटी दोनों में इन्वेस्टमेंट करें। फिर भी यदि देखा जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड का स्थान नहीं ले सकती, मतलब मौजूदा पुलिस बल की जगह ये नहीं ले सकती। स्थानीय पुलिसिंग को स्मार्ट टूल से सशक्त बनाना ही फ्यूचर का रास्ता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जाता है गुजरात के गांव का, मोटा पिपोड्रा। यहाँ पर हुए घर वापसी समारोह, होमकमिंग सेरेमनी, इसके अलावा श्रीनगर में बीट पेट्रोलिंग, ये दोनों ना एक ही चीज़ का एक हिस्सा मान सकते हैं, जो जनता का संस्थाओं पर विश्वास बताता है। पीपुल्स फेथ इन द इंस्टीट्यूशन। इस विश्वास को फिर से रिबिल्ड करना पड़ेगा। ये चीज़ तय करेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म, कम्युनल पोलराइजेशन, फॉरेन इन्फ्लुएंस जैसी नई और विकसित होती चुनौतियों से कितने बेटर तरीके से इंडिया लड़ाई लड़ सकता है। अंततः हम ये कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी केवल ये नहीं है कि हमारे पास में कितने केंद्र सरकार के सैनिक हैं, बल्कि ट्रस्ट ऑफ इट्स पीपुल में होती है। न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं दोस्तों, तो ये वाली जो न्यूज़ आई है, पार्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है। उनका कहना है कि हम ऐसे कानून लेकर के आएंगे जिनके माध्यम से जो कंट्री रसिया से तेल खरीदेगा उसके ऊपर हम 500% ड्यूटीज़ लगाएंगे। इंडिया ने इसको डबल स्टैंडर्ड बोला है और इसके खिलाफ में चेतावनी दी है, जबकि अमेरिका के सांसद एक ऐसे बिल पर विचार कर रहे हैं जिसमें बोला जाता है कि भारत और अन्य देशों पर 500% ड्यूटी लगाएंगे यदि वे रसिया से तेल खरीदना जारी रखते हैं। तो यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है, अमेरिका खुद कुछ करता है तो वो सही है, लेकिन यदि दूसरे देश करते हैं तो वो बुरा हो जाता है। ये प्रस्ताव रशियन सैंक्शन एक्ट 2025 के अंतर्गत लाया गया है, जिसे रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राम ने पेश किया था, और इससे उन देशों पर सेकेंडरी टैरिफ लगाए जा सकते हैं जो रूस से तेल खरीद रहे हैं।
नाटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट जो राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सांसदों से मिले, उन्होंने चीन, भारत और ब्राज़ील को चेताया, अगर आप रूस से तेल कोयला खरीदना बंद नहीं करोगे तो उनको बहुत भारी मात्रा में टैक्स का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बोला है कि बीजिंग और दिल्ली को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर दबाव डालना चाहिए कि वो युद्ध ख़त्म करें। तो ये युद्ध ख़त्म करने की स्ट्रेटजी नहीं है, कुल मिलाकर के ये स्ट्रेटजी है कि कैसे करके रसिया को हम नीचा दिखाएं, कैसे करके रसिया को हम परेशान करें, उस बढ़ते हुए रसिया को कैसे करके रोका जा सके। अमेरिका हमेशा से यही करते आ रहा है। नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ का एक सैन्य संगठन है, गठबंधन है। रूट की टिप्पणी बताती है कि अमेरिका के साथ साथ नाटो भी रूस से व्यापार करने वाले देशों को दंडित करने के पक्ष में है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की बात करें तो उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बोला है कि हम अभी खाली देख रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने बोला है कि हमारे लोगों की ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करना हमारी प्राथमिकता है, हम मार्केट में अवेलेबल विकल्पों के आधार पर निर्णय लेते हैं। भारत ने ये भी बोल दिया है कि वो डबल स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ देश खुद रूस से तेल खरीद रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन भारत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये चीज़ तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा इंडिया का कहना है। दिल्ली में एक इंडस्ट्री के कार्यक्रम के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बोला है कि भारत सैंक्शन से तभी निपटेगा जब वे लागू होंगे। उन्होंने बोला है कि भारत अब 40 देशों से तेल खरीद रहा है, जबकि पहले 27 थी। इसका मतलब यह है कि भारत ने अपने आप को किसी एक देश पर निर्भर नहीं किया है। तेल की सोर्सेस में डाइवर्सिटी है। हालांकि भारत ने अब तक ईरान से तेल खरीदना कहना चालू नहीं किया है, जबकि 2017 में ट्रंप ने बोला था कि तेल उससे मत खरीदना। फरवरी 2025 तक रूस अपनी तेल का लगभग 50% चाइना को, 38% भारत को बेचता है, जबकि मात्र 6% तेल यूरोपीय संघ को जाता है। इससे पता चल जाता है कि भारत और चाइना रूस के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, उसका यही रीज़न है। तो अमेरिकी संसद में रशियन सैंक्शन एक्ट 2025 आया। दोनों हाउस और सीनेट में क्रमशः 87 और 84 सांसदों का समर्थन इसको मिल गया है। मतलब ये है कि इसे बायपार्टीजन समर्थन प्राप्त है, दोनों दल ने समर्थन दिया है। इस कानून की सेक्शन 17 के अनुसार रूस से तेल या गैस खरीदने वाले देशों पर 500% एड वैलोरम ड्यूटी लगेगी, मतलब मूल्य के अनुपात में टैक्स लगेगा, कितने मूल्य का आप तेल खरीद रहे हैं। एड वैलोरम ड्यूटी की यदि हम बात करें, वस्तु के मूल्य का परसेंटेज, मतलब किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपया है ना, और 500 शुल्क लगाया जाता है, तो 500 रुपया आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 2 जुलाई को वाशिंगटन में एस जयशंकर ने बोला था कि भारत की चिंता और एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत को अमेरिका के सांसद लिंडसे ग्राम को हमने बता दिए हैं। मतलब भारत ने स्ट्रेटजिक रूप से शुरू में तो मिल करके अपनी जगह बना लिया था। ग्राम ने बोला था कि ट्रंप इस कानून का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें यह अधिकार मिलेगा कि वो इन टैक्स को 6 महीने तक टाल सकें, लेकिन ट्रंप से बोला है कि वो 50 दिन की समय सीमा से पहले ही सैंक्शन को लागू कर दें। मतलब बिल यदि पास हो गया ना, तो भारत को बहुत जल्दी कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं तनावों के बीच में भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ, खेती मतलब कृषि, डेयरी और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जैसे मुद्दों पर बातचीत चल रही है। साथ ही साथ भारत और यूएस में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों के डिपोर्टेशन पर भी चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले 6 महीने में अमेरिका से 1563 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। 2024 में कुल 1529 लोग निर्वासित किए गए, जो कि ट्रंप के शासनकाल की तुलना में बहुत कम है। वहीं यदि हम 2025 की बात करते हैं, जब कुछ भारतीयों को मिलिट्री फ़्लाइट्स में हथकड़ी लगा करके भेजा गया था, तो भारत में इसका विरोध हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने व्यावसायिक उड़ानों से उन्हें भेजने पर सहमति जताई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 अभी हाल फिलहाल में जारी किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सा राज्य बेटर परफॉर्मेंस किया है, कौन से शहर बेटर परफॉर्मेंस किए हैं। यदि हम इसके बारे में बेसिक जानकारी की बात करें, तो स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत हुई थी 2016 में। ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत की गई एक पहल है, ताकि सिटीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन कर सकें। बात करते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में ये कार्यक्रम चलता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत ये कार्यक्रम आता है।
कितने वर्ष में ये आयोजन किया जाता है? तो इसका आयोजन दोस्तों हर साल किया जाता है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल होता है। अभी तक 9 संस्करण हो चुके हैं 2016 से 24 तक, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण के उद्देश्य की बात करें तो शहरी स्थानीय निकायों, अर्बन लोकल बॉडीज़ के बीच में क्लीननेस को लेकर के कंपटीशन बढ़ाना। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत जो प्रगति हो रही है उसको इवैल्यूट करना मतलब उसका मूल्यांकन करना कि हम कितनी प्रगति कर पाए हैं। साथ ही साथ पीपुल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना क्लीननेस रैंकिंग प्रोग्राम में। इसके यदि हम की पैरामीटर्स की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस लेवल प्रोग्रेस 35%, सिटीजन वॉइस 30%, सर्टिफिकेशन 15%, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन 20%, ठीक है। इसके कुछ की फैक्ट हम देख सकते हैं, जैसे कि 2024-25 का जो अभी आया है, सर्वेक्षण किया गया है, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे देश का सबसे बड़े जो स्वच्छ बड़े शहर हैं उसमें अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ आता है। सुपर स्वच्छ लीग शुरू की गई है जिसमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई आदि शामिल हैं। बेस्ट गंगा टाउन की बात करें तो वो है प्रयागराज एंड 4500 प्लस शहरों को रैंकिंग प्रोवाइड करी गई है। 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों की भागीदारी इसमें रही है माय गवर्नमेंट स्वच्छता ऐप के माध्यम से। 3R प्रिंसिपल का जिक्र किया गया है इस बार, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना। राष्ट्रपति द्वारा सराहना की गई वेस्ट टू हेल्थ पहल है। विशेष अभियान की बात करें तो 1 सिटी 1 अवार्ड पॉलिसी हर राज्य के टॉप शहर को प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का दर्जा देती है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर प्रोग्राम सफाई कर्मियों की सुरक्षा और गरिमा के लिए चलाया गया है। इस प्रकार से देखा जाए भारत सरकार द्वारा हर साल कराए जाने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण में अहमदाबाद को देश का सबसे बड़ा क्लीनेस्ट बिग सिटी घोषित किया गया है। इसके बाद आते हैं भोपाल और लखनऊ। ये सर्वे सिटीज़ में सफाई, कचरा को कैसे करके मैनेज किया जा रहा है, साथ ही साथ जो स्वच्छता की सेवा हैं उनके आधार पर रैंकिंग प्रोवाइड करता है। सुपर स्वच्छ लीग इंट्रोडक्शन की बात करें, सुपर स्वच्छ लीग इस बार पहली बार शुरू हुई जो उन शहरों को सम्मानित करता है, ठीक है, जिन्होंने लगातार सालों तक स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस श्रेणी में आते हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले मिलियन प्लस पॉपुलेशन को शामिल करने वाले शहर, जैसे इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा समेत 23 शहरों ने स्थान पाया है यहाँ पर। सुपर स्वच्छ लीग उन शहरों को बताती है जो स्वच्छता में कंटिन्यू बने हुए हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है अगर यदि सिटी इस लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब ये है हमारी प्रोग्रेस का कोई मतलब नहीं है। नोएडा, चंडीगढ़ और मैसूर जैसे शहरों को 3 से 10 लाख आबादी वाली श्रेणी में सुपर लीग में शामिल किया गया है।